गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक चौधरी। चलो बच्चों, अपन कल की क्लास में गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था। आपका टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा, जिसमें आपने दो अवधारणा पढ़ ली, डी ब्रोंगली का सिद्धांत और हाइजीन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आज तुम परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा में तीसरी अवधारणा पढ़ने जा रहे हो, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर देखो बच्चों, कई जगह इसको श्रोडिंगर भी लिखा जाता है, श्रोडिंगर भी लिख सकते हो। जिस प्रकार आपने दे ब्रोंगली को डी ब्रोंगली भी लिखा था, उसी प्रकार श्रोडिंगर को श्रोडिंगर भी लिख सकते हो। तो तीसरी आपकी अवधारणा है श्रोडिंगर गुड मॉर्निंग का मैम। तरंग समीकरण। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण या मैम क्लियर नहीं आ रहा। क्या मैम क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हमारे को नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। देख रहे हैं। मैडम ये क्या कर दिया आप? ये बच्चे इस पे पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। अब साफ आ रहा है? हाँ क्लियर आ रहा है ना? अब यस मैम। चलो अब बिल्कुल चुपचाप हो जाओ। तो देखो बच्चों, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण या श्रोडिंगर का तरंग समीकरण क्या होता है? डी ब्रोंगली का सिद्धांत तथा हाइजीन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। दोनों सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और दोनों सिद्धांत कौन से? डी ब्रोंगली का सिद्धांत और हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अरे आज किस बच्चे को प्रॉब्लम हो गई? कोई बात नहीं, मैं अभी कर देती हूँ, बार बार थोड़ी वीडियो को डिस्टर्ब करूंगी।
अब करो आवाज कितनी करनी है तुम्हें। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत और हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाने के लिए एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण या श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहा जाता है। देखो बच्चों, वो समीकरण क्या होता है? डेल स्क्वायर साई, इसको डेल बोलते हैं और इसको साई बोलते हैं। इस डेल को बच्चों तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस डेल को तुम डेल स्क्वायर साई ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। ये कौन सा समीकरण है? श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है, जहां पे साई इसका नाम है साई, ये साई, साई बाबा, साई बराबर होता है तरंग फलन। साई बराबर क्या होता है? तरंग फलन होता है। एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांक है। एक्स वाई जेड क्या है? निर्देशांक है। एम कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान। ई कण की कुल ऊर्जा, कण की जगह तुम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। बी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। और H प्लांक नियतांक है। H क्या है? प्लांक नियतांक। ये कौन सा समीकरण होता है? श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। साई स्क्वायर, साई स्क्वायर, देखो यहाँ पे केवल साई है, ये तो तरंग फलन होता है। एक चीज होती है साई स्क्वायर जो प्रायिकता घनत्व कहलाता है। इस समीकरण में नहीं है, इससे अलग में बता रही हूँ। तो साई स्क्वायर क्या होता है? प्रायिकता घनत्व। यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है। साई स्क्वायर किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। परमाणु के नाभिक में साई स्क्वायर का मान 0 होता है, क्योंकि बच्चों नाभिक में क्या नहीं पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन की संभावना को दर्शाता है, इसलिए परमाणु के नाभिक में साई स्क्वायर का मान क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होता है? श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत व हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाने के लिए एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है
डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0, जहां पे साई तरंग फलन है, एक्स वाई जेड निर्देशांक है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एच प्लांक नियतांक है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है और एच प्लांक नियतांक है। साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व कहलाता है। साई स्क्वायर किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। परमाणु के नाभिक में साई स्क्वायर का मान 0 होता है, क्योंकि बच्चों नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अतः वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उन्हें कक्षक कहा जाता है। तो कक्षक किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कक्षक। ये आपकी परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा कंप्लीट और श्रोडिंगर का तरंग समीकरण भी कंप्लीट। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? स्क्रीन पे फटाफट लिख के बोलो। सभी बच्चों को श्रोडिंगर का तरंग समीकरण क्लियर हो गया क्या? यस मैम। और बच्चे भी बोलो। अभी नो मैम किसका आया? सभी का यस मैम आ रहा है। अभी मुझे झपकी सी लगी नो मैम की। राजकुमार जाट अब क्लास ज्वाइन किया है क्या? गुड मॉर्निंग मैम बोल रहा है। कहाँ चला गया था इतनी देर? है राजकुमार? 15 मिनट हो गई क्लास चलते हुए राजकुमार। चलो बच्चों, मैम प्लीज रिपीट। चलो सानिया रिपीट कर रही हूँ। डी ब्रोगली का सिद्धांत व हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। ये देखो तरंग समीकरण है, आपके सामने लिखा हुआ है, कोटेशन बना दिया है कि क्या क्या है। ठीक है, अब देखो साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व है, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना उतनी अधिक होती है। नाभिक में साई स्क्वायर 0 होता है, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अतः वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, श्रोडिंगर को कक्षक कहलाता है। क्लियर सानिया? सानिया क्लियर क्या? फटाफट बोल। यस मैम। चलो अब मैं आगे चलती हूँ बच्चों। आगे का अपना नया टॉपिक है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से 3 अवधारणा पढ़ी है, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर। अब अपन नया टॉपिक लेके चल रहे हैं इसी लेसन का, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या देखो बच्चों, बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। क्वांटम संख्या क्या होती है?
परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा, अभिविन्यास, चक्रण, आकृति। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा, अभिविन्यास, चक्रण, आकृति आदि को ज्ञात करने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। विशिष्ट संख्या क्या होती है, वो विशिष्ट संख्या मैं अभी लिखने जा रही हूँ। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। अभी इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते चलेंगे। दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाया जाता है। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को बच्चों s से दर्शाया जाता है। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा, अभिविन्यास, चक्रण, आकृति आदि को ज्ञात करने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं का उपयोग किया जाता है। इन विशिष्ट संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। बेटा ध्रुवे, अभी मैं क्वांटम संख्या के प्रकार ही पढ़ाने जा रही हूँ, चक्रण पढ़ाया नहीं ना मैंने ऐसे कहा मैं अभी इन सब के बारे में डिटेल से बताती चलूंगी। जब चक्रण क्वांटम संख्या आएगी तो तेरे को पता चल जाएगा कि चक्रण क्या होता है। चलो बच्चों, अब अपन पहली क्वांटम संख्या पढ़ने जा रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। तो अपन पहली क्वांटम संख्या ले रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। देखो बच्चों, पहला पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या का। मुख्य क्वांटम संख्या को छोटे अक्षर n से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मुख्य क्वांटम संख्या कोष, कक्षा, ऊर्जा के बारे में बताती है। कोष, कक्षा और किसके बारे में बताती है? ऊर्जा के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या में n का मान 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक चलता है, लेकिन शून्य कभी नहीं होता है। मुख्य क्वांटम संख्या में जो n का मान है वह 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक चलता है, लेकिन क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता है।
जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, लेकिन क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। n के मानों को कोस होते हैं, k l m n o p। n के मानों को कोसों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। k l m n o p तो क्या हो गए, कोस। इनके लिए n का मान k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, o के लिए 5 और p के लिए 6। तो n के मानों को कोसों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोस होते हैं k l m n o p। अगला पॉइंट है इस क्वांटम संख्या का, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। कोसों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n² होता है। तो देखो बच्चों, कोसों में ये तो क्या हो गए, कोसों की संख्या, कोसों की संख्या, ये कोसों का प्रतीक, कोसों का प्रतीक, और ये कोसों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोसों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन टेबल के द्वारा समझ रहे हैं। कोसों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n² होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन से सूत्र के द्वारा, 2n² के द्वारा। कोसों का प्रतीक k l m n o p। k के लिए n का मान, कोसों की संख्या का मान 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, o के लिए 5 और p के लिए कितने हैं, 6। 2 k के लिए n का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितनी आ गई, 2। तो k कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। l का ज्ञात करोगे तो 2 और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। l में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8। m के लिए ज्ञात करोगे 2, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। n के लिए ज्ञात करोगे 2, 4 का स्क्वायर, 16 दूनी 32। o के लिए ज्ञात करोगे 2, 5 का स्क्वायर, 5 25, 25 दूनी 50। p के लिए ज्ञात करोगे 2, 6 का स्क्वायर, 36 दूनी 72। ये आपके पास कोसों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, संख्या हो गई। हाँ अरविंद कुमावत, सही है। अब देखो बच्चों, इसी संख्या का अगला पॉइंट है, इस क्वांटम संख्या की सहायता से, किसकी सहायता से, मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से। 1 मिनट रुको बच्चों, मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ गई। चलो, मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार अर्थात इलेक्ट्रॉनों की केंद्र से दूरी ज्ञात की जाती है। जब आपने किसी बोर कक्ष में बोर की कक्षा की त्रिज्या की गणना की थी, तो मैंने आपको बताया था r बराबर होता है नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। तो केंद्र यहाँ पे क्या है बच्चों, नाभिक है। तो इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार अर्थात इलेक्ट्रॉन की
केंद्र से दूरी ज्ञात की जाती है। तो बताओ बच्चों, वहां पे आपके पास r बराबर क्या आया था? 0.529 गुणा n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रोम, जहां पे मैंने कहा था n बराबर कोषों की संख्या। आपने न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा। बोलो बच्चों, त्रिज्या का मान मैंने ये बताया था कि नहीं? याद आ रहा है क्या कि r बराबर हमने ये गणना की थी? अंकित यादव कह रहा है यस मैम। बाकी के बच्चे भी बोलो, याद आया क्या? अरविंद कुमावत यस यस। और बच्चों को नहीं आया याद? पांच बच्चे बोले हैं, बाकी बच्चे कहाँ भाग गए? उनको याद नहीं आ रहा? दिव्या मीना कह रही है यस मैम, हाँ हाँ सही है। तो चलो बच्चों, अब अपन अगला पॉइंट है, तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊं। देखिए स्क्रीन पे कौन कौन लिखता है। इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्ञात की जाती है। चलो देखे कौन टैलेंटेड बच्चा बनता है मेरी क्लास में। ऊर्जा, किसी बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। क्या बताया था? ऊर्जा बराबर, देखे तुम पढ़ते कि नहीं पढ़ते, देख के नहीं बताना है, फटाफट ऊर्जा का सूत्र बोलो। अरे एक दिन में एक ही गणना करवाई थी, तब तो बड़े मजे ले लेके पढ़ रहे थे। स्थिति भी ज्ञात करवाई, क्वेश्चन भी करवाया। ऊर्जा का सूत्र देखो किसी को याद नहीं आ रहा 40 बच्चों में। हाँ दीपल गुजर बिल्कुल करेक्ट, लेकिन दीपल गुजर मिस्टेक की है, मिस्टेक करी है। अब कहाँ करी है ये तू समझ, फिर मैं बताऊं तेरे को। दीपल गुजर मिस्टेक कर दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु की तो है ही है, उससे भी मेन मिस्टेक और है। चलो मैं बता देती हूँ। ई बराबर मैंने बताया था -13.6। दीपल माइनस लगाना भूल गई। हाँ सानिया सही है। 13.6 गुणा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। ये आपने किसकी गणना की थी? ऊर्जा की गणना की थी। तो इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट है बच्चों, यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कौन सी क्वांटम संख्या ज्ञात की जाती है? मुख्य क्वांटम संख्या। लास्ट पॉइंट है, जैसे जैसे नाभिक की दूरी बढ़ती जाती है ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। कोषों की जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है ऊर्जा का मान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो कोषों के लिए ये किसका मान है? ऊर्जा का मान है। ये आपकी कौन सी क्वांटम संख्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो बच्चों क्वांटम संख्या रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चों को याद हो जानी चाहिए। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अवस्था, ऊर्जा, अभिविन्यास, चक्रण, आकृति आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ विशिष्ट संख्याओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल n से दर्शाते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल l से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या
जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल s से दर्शाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को छोटे अक्षर n से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मुख्य क्वांटम संख्या कोश कक्षा ऊर्जा के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या में n का मान 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक चलता है, लेकिन शून्य नहीं होता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। n का मान कोषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोष KLMNOP, इनके लिए n का मान 1 2 3 4 5 6। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ये कोषों की संख्या है, ये कोषों का प्रतीक है, ये कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। K के लिए n का मान 1 और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। L के लिए n का मान 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। M के लिए n का मान 3, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। n के लिए n का मान 4, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। O के लिए n का मान 5, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 और P के लिए n का मान 6, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72। इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु का आकार अर्थात इलेक्ट्रॉन की केंद्र से दूरी ज्ञात की जाती है। R बराबर 0.529 गुणा n² एंगस्ट्रॉन, जहां n कोषों की संख्या और Z परमाणु क्रमांक। इस क्वांटम संख्या की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। E बराबर -13.6 गुणा Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ज्ञात की जाती है। जैसे जैसे कोषों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। ये कोषों के लिए किसका क्रम है? ऊर्जा का। ये आपकी कंप्लीट हो गई मुख्य क्वांटम संख्या। सभी बच्चों को क्वांटम संख्या की परिभाषा और मुख्य क्वांटम संख्या के 10 पॉइंट क्लियर हो गए क्या? आरवी शर्मा कह रहा है यस मैम। सरिता चौधरी हाँ मैडम। और बोलो बच्चों, फटाफट बोलो। चलो क्लियर तो हो गया, याद भी हो गया क्या? याद भी हो गया? चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपके पास नोट्स आएंगे। श्रोडिंगर समीकरण, दुर्वे शर्मा नोट में याद नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ याद दुर्वे? अब हो जाएगा, पढ़ लेना एक बार और फिर याद हो जाएगा। आज आपके पास नोट पहुंचेंगे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण और क्वांटम संख्या की परिभाषा और मुख्य क्वांटम संख्या के 10 पॉइंट। ओके बच्चों, इसी के साथ में अपन क्लास एंडिंग करने जा रहे हैं। कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।